हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए खास विशेष प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये हम हर फ्राइडे साउथ एशिया फोकस प्रोग्राम आपके सामने लेकर के आते हैं। आमतौर पर मीडिया स्टार वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट और दुनिया की दूसरी खबरें कवर करता है। साउथ एशिया को कवर करने के लिए ये खास प्रोग्राम सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ होता है, जो चेन्नई में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साउथ एशिया के लिए एक्सपर्ट हैं और कुछ मिलिट्री और सैनिक जो स्ट्रेटेजिक मामलात होते हैं उस पर भी अच्छी खासी नजर रखते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो बहुत ही अहम हैं। आपने अब तक अडानी घोटाले के बारे में बहुत सी तफसीलात जरूर देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज जो कुछ इस प्रोग्राम में बताया जा रहा है वो शायद उससे जरा हट करके है। हट करके यह है कि साउथ एशियन मुल्कों में अडानी का इन्वेस्टमेंट कहां कहां है, कहां कहां कारोबार फैलाया गया। अगर हम ये याद रखें कि राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही पार्लियामेंट में जो बातें कही हैं, जो इल्जाम लगाए हैं, वो तकरीबन किसी हद तक ठीक है। ये चीजें इसमें साबित होंगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नेपाल में अभी हाल ही में सरकार बनी है और वहां नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ इल्जामात लग रहे हैं। वहां मोदी जी का क्या किरदार है, क्या रोल है, वो हम समझना चाहेंगे वहां की पॉलिटिक्स में। क्योंकि भारत के कुछ पड़ोसी मुल्क इस बात की शिकायत करते हैं कि भारत बिग ब्रदरली बिहेव करता है पड़ोसी मुल्कों में। मैं बांग्लादेश गया, मैंने वहां भी यही महसूस किया। नेपाल से इस तरह की खबरें आ रही हैं और म्यांमार और श्रीलंका वगैरह से इस किस्म की खबरें आती रहती हैं। इस पर बात करेंगे। और एक और बहुत ही अहम खबर है कि चाइना में शिनजियांग जो सूबा है, वहां वीगर मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म की खबरें अक्सर आती रहती हैं, उसको देखने के लिए बहुत से मुल्कों के उलमा का एक डेलीगेशन अभी हाल ही में चीन में था। उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है, वो भी बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है। आमतौर पर हमारे देखने वाले चीन के मुसलमानों के बारे में कंसर्न जाहिर करते हैं और पूछना चाहते हैं कि वहां के क्या हालात हैं। उस पर भी बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप हर फ्राइडे के लिए हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि गौतम अडानी साहब का जो भूत है, जो पूरे मुल्क पर छाया हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया पर, यह साउथ एशियन मुल्कों में जो जाल है अडानी का, वो क्या क्या है, कहां कहां पैर फैलाए हुए हैं। यहां तो लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग अब भी, सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि अडानी के इससे भारत की इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब से पहले साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया अडानी के शिकार हो चुके हैं। अब साउथ एशियन मुल्कों का क्या हाल है, कहां कुछ है, वो बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो हिंदुस्तान में चल रहा है वो दोस्त बचाओ ऑपरेशन चल रहा है। ये मीडिया वालों ने जो है ये नया जुमला तैयार किया है, दोस्त बचाओ ऑपरेशन। आपको याद होगा ऑपरेशन कमल एक टाइम जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था, जिस टाइम मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो है वो गवर्नमेंट जो है बदले जा रहे थे, बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, तो उसी के बराबर जो है ये दोस्त बचाओ ऑपरेशन चल रहा है, जो बड़ी जोर से चल रहा है। लेकिन चलिए उसको चलने दीजिए। मैं जो हूं वो सिर्फ साउथ एशिया की खबर रखता हूं और साउथ एशिया की खबर में यही है कि अडानी साहब जो हैं उनका 3 या 4 मुल्क जो साउथ एशिया के हैं, सबसे पहला जो नंबर 1 है वो है श्रीलंका, दूसरा जो है वो है बांग्लादेश और तीसरा जो है वो नेपाल है, जिसमें उनका प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन वो प्रोजेक्ट बिल्कुल बनके तैयार है, और चौथा जो है वो म्यांमार में है। तो इन प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो जो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि अडानी साहब की पहुंच इन सारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनके पास है। वहां पे वो गए थे, यहां तक के जो म्यांमार के मिलिट्री जनरल है जिनसे कोई नहीं मिल सकता,
उनसे मिलना जो है मतलब बहुत मुश्किल काम है। जब तक कि कोई गवर्नमेंट लेवल का कोई मतलब मैसेंजर उनके पास नहीं जाएगा तब तक वो लोग मिल नहीं सकते हैं, जो मार्शल लॉ डिक्टेटर हैं। वहां के फैमिली के साथ हमारे गौतम अडानी साहब ने जो बैठ करके चाय और नाश्ता किया, और उसकी तस्वीरें आ गई मतलब दुनिया को मालूम करने के लिए। वो खालिदा जिया से मिले 22 अक्टूबर को 2022 में। उससे पहले जो है वो गौतम यानी मैं यहाँ रुक करके कहूं कि रोहिंग्या मुसलमानों के कातिल के साथ उनके फोटो हैं। जी, अगर आप वो कहना चाहते तो जाहिर है। गोटाबया राजपक्षा जो इससे पहले जो रनिल विक्रमसिंघे से पहले थे, जिनके टाइम में जो है वो पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका था, उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं। तो नेपाल में जो है वो, क्योंकि वहां गवर्नमेंट का इलेक्शन होने वाला था और वो सारे नेपाल की लेकिन उनके आदमी और उनकी कंपनी जो है वहां जाकर के सारे सर्वे वगैरह वो कर चुकी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इनकी पहुंच जो है वो एक दूसरे गवर्नमेंट में के जो रूलर हैं उनके पास है। अब हम और आप तो किसी दूसरे गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर पे या प्रेसिडेंट के पास हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं उनके अपने प्रोटोकॉल हो सकते हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन ये जो जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो इसके मतलब यही है, मैं निकालना चाह रहा हूं कि उनकी कहीं ना कहीं पुष्ट पे उनके गवर्नमेंट के हाथ है, तभी वो उनको जो है वहां एक्सेस मिला और उनसे जाकर के वो मिल रहे हैं। वो तो एक सिंपल बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जो है वो वहां के जो ऑफिशियल है उनसे बात करेंगे, ना कि जो हेड ऑफ द स्टेट है। तो ये मैं आपको वाजे कर दूं, और इससे मतलब यही निकलता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार है, वो गौतम अडानी के पुष्ट पे है, उसके पीछे खड़ी हुई है और उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो अब यहां से मैं चलता हूं। आपकी जो ये बात है ये बाकायदा राहुल गांधी के उस बयान से भी साबित हो रही है कि श्रीलंका की पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट ने या मिनिस्टर ने कोई बाकायदा बयान दिया था कि वहां के प्रेसिडेंट ने कहा कि मोदी जी का हम पे प्रेशर है, ये प्रोजेक्ट अडानी को ही मिलना चाहिए। तो ये वो प्रेशर मोदी जी का और अडानी के लिए वो वहां की पार्लियामेंट में भी आए हुए बयान में साबित हो चुका है। आपकी बात इसमें बिल्कुल जी बिल्कुल इसको मैं थोड़ा सा और मतलब क्लैरिफाई कर दूं जो आप कहना चाह रहे हैं। ये श्रीलंका के अंदर जो है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट करके अडानी साहब की कंपनी जो है वो उसने $500 मिलियन जो है दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब विंड पावर जो इलेक्ट्रिक होता है, विंड से जो इलेक्ट्रिक बनता है, उसके दो प्रोजेक्ट है। एक मन्नार में है जो कि मतलब इंडिया से बहुत नजदीक है, वो नदन श्रीलंका में है। एक पुनेरी में है। ये दोनों अलग अलग आइलैंड है छोटे छोटे, जहां पे इन्होंने जो है वो विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा हुआ अडानी साहब का। और एक जो है वो 286 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, दूसरा 234 वाट का प्रोजेक्ट है। तो इसके अप्रूवल जो है उन्हें अगस्त 2022 में मिल गया अडानी साहब को। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है $700 मिलियन का। वो जो है वो कोलंबो में एक टर्मिनल जो है पोर्ट का जो है, कोलंबो पोर्ट का जो टर्मिनल है वो उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला। और इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो 2019 में, ये बहुत समझने की बात है, 2019 में अडानी साहब ने भी बिड किया था। जो टेंडर खुला था उसमें अडानी साहब ने बिड किया था। और ये पोर्ट जो है वो जापान के किसी कंपनी को मिल चुका था। और 2019 में इसको हटा करके और अडानी साहब को वो पोर्ट दिया गया। ये आपको और बता दूं, पिछले प्रोग्राम में मैं बताया था कि वहां पे 7 टर्मिनल बन रहे हैं मतलब इसके पोर्ट में कोलंबो में, जिसमें 6 जो है वो चाइना बना रहा है। और इंडिया का प्रेशर था कि आप एक तो कम से कम इंडिया को दीजिए। और ये एक जो है वो फाइनली जो है अडानी को मिला 2019 के बाद। इसका मतलब है 2021 या 2022 में ये टर्मिनल जो उनका ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट पे। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया ने के प्रेशर पे हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अडानी साहब की तरफ से हमेशा उन्होंने रिफ्यूज किया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो करते हैं। लेकिन इसमें जो आपने बात की थी वो के पार्लियामेंट की बात, तो वो मैं बता दूं कि एक आदमी है, एक जो है उसका नाम है MMC फर्नांडो। वो
वो श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हेड है, वो जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसका हेड है। वो पार्लियामेंट में आकर के राजपक्षे को कहा उसने कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्रेशराइजिंग हिम टू हैंड ओवर 500 वाट मेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है। और ये जो है ये बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि उसने पार्लियामेंट में ये आकर के, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो उसको आकर के बोलना पड़ा कि क्या है। तो और उसके बाद क्या हुआ है कि उसका कहना था कि ये अडानी साहब को दे दिया जाए। 2 दिन के बाद जो है वो फर्नांडो जो है वो रिट्रैक्ट कर देता है, अपने स्टेटमेंट से वापस ले लेता है, और उसके बाद वो इमीडिएटली रिजाइन कर देता है। यानी प्रेशर सिस्टम के अंदर तक है, सिर्फ ऊपर ही तक नहीं है, पॉलिटिकल हेड्स की तक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक चीज और इसी कड़ी में एक ये है कि एक अपोजिशन लीडर ने जो है वो कहा है कि श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को चेंज कर दिया गया है अडानी को फैसिलिटेट करने के लिए। जो उनकी जो एक्ट होती है वो विंड पावर जो है वो प्रोजेक्ट जो लेके आ रहे हैं। इंडिया जो है वो विंड पावर एनर्जी जो है वो आइलैंड में जो है वो प्रोजेक्ट है। ये साउथ इंडिया और जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पे विंड पावर से जो है बड़े बड़े जो है वो लगते हैं, मतलब पंखे लगते हैं, और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, क्योंकि विंड का बहाव बहुत तेज होता है और वो पंखी जो है बिल्कुल जैसे आपके घर में पंखा चलता है वैसे वो पंखा वहां चलने लगता है। तो वो विंड पावर का कोई फार्म होता है, तो उस तरह के इससे जो है वो एनर्जी। तो इसका कहना था जो श्रीलंका के अपोजिशन मिनिस्टर है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्ट है गवर्नमेंट का श्रीलंका का, उसको चेंज कर दिया गया अडानी ग्रुप को अकोमोडेट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए। अब उसमें ये उनसे कहा गया कि भाई अब तो अडानी ग्रुप का स्टॉक जो है वो फॉल हो रहा है, उसका क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट चलेगा तो नहीं। तो श्रीलंका के यहाँ से रिपोर्ट आ रहा है कि वी आर वाचिंग द डेवलपमेंट वेरी क्लोजली, और आगे क्या होता है। लेकिन ये क्राइसिस जो है उन्हें मालूम हो गया है हिडेनबर्ग रिपोर्ट की वजह से। अब यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को जो है हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। हिडेनबर्ग जिसकी रिपोर्ट आई है वो अमेरिका के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उसने अडानी ग्रुप को जो है 88 सवाल भेजे हैं, जिसका वो जवाब मांगते हैं अडानी ग्रुप से कि आपकी कंपनी का क्या हालचाल है, ये सवाल हैं, इसके जवाब दीजिए। वो ना ही मोदी साहब उसका जवाब दे रहे हैं, ना ही कोई और इकोनॉमिस्ट इंडिया का जवाब दे रहा है। ये बात जो है ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये 88 जो क्वेश्चन किए हैं, इससे पूरा अडानी का जो मतलब एम्पायर है वो 3rd रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड है और इंडिया का रिचेस्ट मैन हो गया है। तो उन्होंने काफी रिसर्च करके इसको ये सवाल भेजे हैं, और जिससे उनका जो कंक्लूजन ये है कि जो पूरा इकोनॉमी है या अडानी ग्रुप की जो पूरा जो वो है मतलब जो खड़ा हुआ है एम्पायर, वो बिल्कुल खोखले मतलब बेसिस पे है और किसी टाइम जो है वो क्रैक हो सकता है। अभी जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ईपीओ जो निकाला था $200 मिलियन या हजार का कितने का क्या था, उसको उन्होंने मार्केट से लॉन्च होने से पहले ही वापस ले लिया। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हमारी साजिश है और हमारा जो है हमारे पीछे जो है लोग लग गए हैं, हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन किसी ने जो है इसमें एक बात और बता दूं कि हमारे काटजू साहब जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, वो काफी एक्टिव है आजकल सोशल मीडिया पे। उन्होंने ये सवाल किया है और उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कमबख्त सवाल का जवाब दे। ये बात है, ये इधर उधर की बात ना कर। जी। तो ये काटजू साहब का कहना। अब चलिए मैं आपको बांग्लादेश में ले चलूं। हाँ। बांग्लादेश में जो है वो 1600 मेगावाट का कोल प्रोजेक्ट है अडानी ग्रुप का, जो कि एक्चुअली जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया में झारखंड में एक जगह है गोड्डा, वहां पे ये इनकी जो है ये प्लांट जो है वो लगी है। और यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए है। और वो जो है वो उसको लास्ट ईयर जनवरी में इनॉग्रेट होना था
अब वो डिले होकर के दिसंबर हो गया। दिसंबर होने के बाद जनवरी 2023 में होना था, अब उसका डेट जो है वो मार्च 2023 में है। अब जो ये क्राइसिस हुई है, तो इस क्राइसिस के बाद बांग्लादेशी भी जो है वो मतलब देख रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन इसके अंदर एक जो मेन जो चीज है वो ये कोल पावर, मतलब फायर्ड, ये कोल से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और कोल जो है वो अडानी का एक बड़ा जो है वो क्या कहते हैं माइन है ऑस्ट्रेलिया में, और उस ऑस्ट्रेलिया के माइन से वो कोल आएगा यहाँ इंडिया, और इंडियन पोर्ट पे आएगा, जो भी क्लोजेस्ट पोर्ट होता है वहां से फिर उनके प्लांट में जाएगा और वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। इस पे जो प्राइसिंग है वो ये है कि कोल का कीमत जो है वो बांग्लादेश देगी, और वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बांग्लादेश देगी। और इसका उन्होंने प्राइसिंग रखा है $400 फॉर 1 टन, $400 फॉर 1 टन कोल के लिए। और बांग्लादेश खुद जो है वो कोल मंगाती है दूसरी जगहों से अपने दूसरे प्लांट के यूज करने के लिए, वो $50 पर टन पे कर रही है। अब ये जो धोखाधड़ी है, अब ये अडानी से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों मतलब प्राइसिंग डाल रहे हैं कि जो चीज ₹50 की है या $50 की है आप $400 मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे नेगोशिएशन में बांग्लादेश के साथ नहीं था, और फिर ये कि हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का ये जो कोल का मैटर है इसमें हम कोई कंसेशन भी नहीं दे सकते हैं, कोई डिस्काउंट भी नहीं दे सकते। तो लेकिन जो बांग्लादेश के जो ओहदेदार हैं और जो उनके मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो इस बात से खुश नहीं है कि एक तो मैं उनको कोल खरीदना पड़ेगा वहां पे हायर रेट पे, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से ट्रांसपोर्ट कराना होगा यहाँ इंडिया, ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। उसके बाद फिर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और ये जो है जाएगी वहां। तो ये जो है ये अडानी का तरीका है अपना बिजनेस करने का। वो दूसरे मुल्कों से इसी तरह से वो मतलब पैसे बटोरते हैं। और ये 400 मिलियन टन इसे मुहावरे की जबान में, सादा जबान में कहा जाता है, एक की टोपी दूसरे के सर, और टोपियां बदलते रहो। या चूने लगाने वाली बात है। और क्या, जो $50 की जो चीजें हैं, 1 टन का कीमत $50 मार्केट में है, और ये $400 मांग रहे हैं, तो एक प्रॉफिट की बात है ना, कहाँ 50 और कहाँ जो है 400। तो ये जो है हाल है बांग्लादेश का। और अब जो है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट करेंगे और वो बांग्लादेश उसको लेगा कि नहीं लेगा, ये सब क्वेश्चन मार्क्स आ गए। अब नेपाल पे आ जाइए कि अडानी ग्रुप जो है ये अब एक्सप्लोर कर रहा है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, क्योंकि नेपाल में जो है रिवर्स हैं और वो रिवर्स गिरते हैं इंडिया के अंदर, तो वहां पे ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक यहाँ पे वो गवर्नमेंट लेवल पे बात हुई थी कि इंडिया, नेपाल, भूटान और उसके बाद श्रीलंका भी किसी लेटर डेट में ये सब हाइड्रो ग्रिड से जो है जुड़ जाएंगे, और इन सबको जो है इलेक्ट्रिसिटी वो नेपाल से ही, जो अडानी साहब की जो कंपनी है वो वहां से प्रोड्यूस करेगी और नेपाल को भी इलेक्ट्रिसिटी देगी। नेपाल में भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और इस तरह के जो ईस्टर्न साइड के जो स्टेट्स हैं, भूटान है, इसमें क्राइसिस है। तो ये जो है इसके लिए अडानी साहब के कंपनी वाले जो हैं वो गए थे वहां नेपाल में, उन्होंने बातचीत की थी वहां के ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। लेकिन क्योंकि वहां इलेक्शन था और इलेक्शन होने के बाद जो है वो मतलब नया सरकार को आना था, तो ये बात अभी टेक ऑफ नहीं किया है, वहां कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन वो सारे ब्लूप्रिंट जो है बना के रखे हुए हैं। अब उसका क्या होगा कोई नहीं जानता आगे। अच्छा, अब तक जो बातें आपने बताई, अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चाहे वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो, जहां जहां अडानी के जिसे कहते हैं ना कि फुटप्रिंट्स पहुंचे हैं, वहां वहां एक तरह से तबाही की तैयारी नजर आ रही है। और वो लोग इस बात के लिए चिंतित होंगे कि जब भारत जैसा बड़ा देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी, वहां इतना बड़ा क्रैश आया है, तो हम कहां रहेंगे, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। अच्छा, मैं आता हूं नेपाल के सियासी हालात की तरफ। वहां मोदी जी पर क्या इल्जाम लग रहे हैं, क्या कुछ है नेपाल में? पिछले दिनों जो खबरें आ रही थी, जब प्रचंड वहां के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ये एक बात थी जो आपने भी बताई थी
कि उनकी इमेज जो है वो कम्युनिस्ट की है, प्रो चाइना की है, वो पहली विजिट भारत की करेंगे, इस किस्म की चीजें सामने आ रही थी। और हमारा भारत के मधेसी वाला मामला भी नेपाल में है, जिस पर अक्सर भारत कंसर्न जताता है। कुछ नेपाल के लोग उन्हें कहते हैं अलगाववादी हैं, क्या कुछ है उस पर मैं अभी नहीं जाता, लेकिन इस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियो में मोदी जी पर क्या इल्जाम लग रहे हैं वहां पर? देखिए, उससे पहले मैं उसी अडानी के से का एक लाइन और म्यांमार के हवाले से कर दूं कि म्यांमार में अडानी साहब ने जो है वो 290 मतलब मिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट जो है यंगून रिवर पर, जो वहां रंगून हम लोग कहते हैं, उसके पोर्ट पर उन्होंने लगाया था। और ये 2022 में जो है वो इंडिया के ऊपर प्रेशर हुआ कि हम जो है वो सैंक्शन लगा देंगे अगर अडानी को आपने वहां से नहीं हटाया। तो अडानी साहब वहां से फिर वो हट गए, मतलब उस यंगून पोर्ट के का जो जैसे कोलंबो पोर्ट में था तो वैसे वहां भी वो पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर दिया। और मतलब ये है कि फिर उन्होंने जाकर करके वो मिले वहां करके जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो आर्मी चीफ है, और आगे वो अपना मंसूबा बना रहे थे कि कहाँ हम लगाएं या कहाँ ना लगाएं। लेकिन वहां अमेरिका आ गया था, क्योंकि अभी वहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही है और अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी उसकी फ्रेंडली कंट्री जो है वो वहां जाके कोई इन्वेस्ट करे। तो ये भी बहुत अहम खबर है अडानी साहब के। अब आ जाइए नेपाल क्राइसिस के ऊपर। तो नेपाल क्राइसिस को समझने के लिए तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये 5 पार्टी जो है वो मिलकर के उसने सरकार बनाई है। प्रचंड पुष्प कुमार धाल के नेतृत्व में वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो राष्ट्र स्वतंत्रता पार्टी के लीडर हैं। वो राष्ट्र स्वतंत्रता पार्टी वो नंबर 3 पे आती है, और वो उनका नाम है रवि लमचाने, रवि लमिचाने इनका नाम है। तो ये जो है ये इनके 20 एमपी हैं, उनको छोड़ के 19 एमपी हैं, 20 एमपी हैं। तो इनकी क्राइसिस ये हो गई है कि ये 20 नवंबर का जो इलेक्शन लड़ा था इन्होंने नेपाल में, जो कि 26 दिसंबर को इनकी स्वेरिंग हुई थी, उस टाइम इनके पास नेपाली सिटीजनशिप नहीं थी। हालांकि वो नेपाली हैं, उनके पास वो नेपाल का भी पासपोर्ट रखे हुए थे, अमेरिकन पासपोर्ट भी रखे हुए थे, और वो अमेरिका के नागरिकता थे। अब हमारे और आपकी तरह जो पत्रकार हैं उन्होंने इस बात को आगे कर दिया। वो मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके नेशनलिटी को रद्द कर दिया कि यू आर नॉट ए इंडियन नेशनल। और सुप्रीम कोर्ट के हाँ, वो आप नेशनल है ही नहीं, 2 पासपोर्ट आप रख नहीं सकते। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं और कि पाकिस्तान में अलाउड है 2 पासपोर्ट। जी हाँ, मुझे मालूम है। आप एक पाकिस्तानी का पासपोर्ट भी रखते हैं, एक किसी और मुल्क के, लेकिन इंडिया में अलाउड नहीं है। मैंने देखा ऐसे लोगों को, मैंने ब्रिटेन में लोगों को ऐसे देखा, अमेरिका में रहने वाले लोगों को देखा जिनके पास पाकिस्तान और अमेरिका और ब्रिटेन की, मतलब वो 2 मुल्कों की डुअल नेशनलिटी तो इनके पास उस टाइम जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो यही बात थी कि ये अमेरिकन पासपोर्ट होल्ड कर रहे थे, नेपाल की नागरिकता नहीं थी। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो नेशनलिटी है वो करके उनको रद्द कर दिया। और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड कर रहे थे, होम मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड कर रहे थे, और इनके पार्टी के 3 और लोग जो हैं वो बड़े बड़े पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, मतलब अभी नेपाली गवर्नमेंट में। तो उसके बाद ये जो है जब इनके ये वैलिड नहीं थे और इनका जो है वो कैंसिलेशन हो गया, तो इन्होंने अपनी पार्टी सरकार से अपने पार्टी को बाहर निकाल दिया, और ये खुद भी इन्होंने रिजाइन कर दिया अपना जो भी पोर्टफोलियो था, और बाकी इनके जो मेंबर्स थे वो भी उसको रिवोक कर दिया। अभी जो पोजीशन ये है कि अब सब लोग जो है आंख लगाए बैठे हैं कि क्या ये नेपाल मतलब प्रचंड के सरकार से क्या ये अपना समर्थन रखेंगे या समर्थन बाहर निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन इसमें मोदी जी का एंगल क्या है? मोदी जी को क्या इल्जाम मैं आ रहा हूँ, आप उस पर ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे खबर को बताने दीजिए। आप प्रचंड साहब जो हैं, जो पुष्प कुमार धाल अभी तो 25 अभी महीने भर भी नहीं हुए, 1.5 महीने भी नहीं हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनने पे, और अगर ये अपना समर्थन हटा लेंगे, ये हमारे जो रवि लमिचाने हैं, ये एक बहुत डायनेमिक लीडर है वहां पे, मतलब इसको आपको अभी वॉच करना होगा। ये मुझे जो समझ में आता है, जो मैंने उनको देखा है या मैंने जो उनके बारे में समझा है, ये इमरान खान टाइप के आदमी है वहां पे। ये 46-47 ईयर्स के ओल्ड है ये,
और ये अमेरिकन भी हैं और मतलब वो टिपिकल नेपाली, मतलब केपी शर्मा ओली की तरह नहीं है ये, या शेर बहादुर देवा की तरह नहीं है, ना ही प्रचादंड की तरह है। ये अमेरिका के पढ़े हुए हैं और काफी स्मार्ट और बहुत ही मतलब स्ट्रीट स्मार्ट आदमी है। अब इनकी बात ये है कि अगर ये सरकार से हट जाएंगे और सरकार से अपनी मतलब समर्थन हटा देंगे, तो हमारे जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंड, उनको फिर कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जाना पड़ेगा। और उस कॉन्फिडेंस मोशन में वहां पर ओली साहब जो है वो शेर बहादुर देवा साहब जो नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं, वो 80 जो है उनके पास एमएलए एमपी लेके बैठे हुए हैं। तो यानी नेपाल में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी नजर नहीं आ रही, हालात बिल्कुल फ्रेजाइल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो है वो शेर बहादुर देवा 80 सबसे लार्जेस्ट पार्टी है वो उसकी, और वो अपोजिशन में बैठा हुआ है। ये 20 एमपी लेकर करके जो है सरकार गिरा देंगे, और वो प्रचंड के पास तो सिर्फ 33 एमपी है जिसमें वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और जो 80 एमपी लेकर के अपोजिशन में बैठा हुआ है। तो ये तो सर इसकी हालत है। अब जो मेन खबर है उसकी बात मैं आप पर, जिसके लिए बहुत वो है कि ये इतवार के दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमारे जो रवि लेमचे हैं लेमचा ने, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने हिंदी में एक मैसेज रिकॉर्ड किया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदी में मैसेज, वो नेपाल में तो नेपाली बोलते हैं, वो उनके ऑडियंस के लिए नहीं था, वो इंडियन ऑडियंस के लिए था। उन्होंने उसमें कहा है मोदी साहब को कि मोदी जी, ये कह करके उन्होंने मुखातिब किया है कि यहाँ जो लूट चल रही है, नेपाल में जो लूट चल रही है, उसमें जो है बहुत से लोग आपके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लोग जो है यहाँ उन्होंने ये कहा है कि आप जो है इंडिया जो है, अगर इंडिया नेपाल रिलेशनशिप को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमेटिक लेवल पे बात कीजिए। यहाँ पे आपके नाम के ब्रोकर्स, एजेंट्स, जर्नलिस्ट, पब्लिशर, ये सब इंडिया का नाम लेकर करके यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हम तो मोदी जी से हमारा सरकार है, और ये जो लोग जो सरकार में काम कर रहे हैं इनका कोई लेना देना नहीं है, हमसे बात कीजिए अगर इंडिया से बात करनी है तो। तो ये वाजे तौर पर तो उन्होंने ये कहा है कि आप जो है मोदी जी को कहा है कि प्लीज स्टॉप योर एजेंट्स फ्रॉम डूइंग पॉलिटिक्स हियर। इसका मतलब भारत का पेनिट्रेशन वहां बहुत ज्यादा है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, मैं सोशल मीडिया पर एक ईमानदारी से पत्रकारिता करने के उसूल के मुताबिक मैं एक बात बताऊं कि एक बार मैं एक अफगानी से बात कर रहा था। मैं चूंकि अफगानी जबान में भी बात कर लेता हूं, फारसी में, जो काबुल के लोग बात करते हैं, तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि ये तोलो न्यूज जो है ये किसका है, कैसे है, जो अफगानिस्तान से चलता है। तो उसने आहिस्ता से वो करके कहा कि इंडियन सपोर्ट से है। तो ये इसका मतलब पड़ोसी मुल्कों में ये ठीक है, डिप्लोमेटिकली चीजें होती हैं, लेकिन इस हद तक पेनिट्रेशन हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के को एक तरह से बेइज्जत करने वाला बयान कोई दूसरे मुल्क से दे, तो इसका मतलब वहां बेचैनी बहुत है। उन्होंने मीडिया का भी नाम लिया कि कुछ पत्रकार हैं जो भारत के लिए एजेंट के तौर पर काम करते हैं। पत्रकारिता में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आपने देखा है कि पत्रकार जब नेताओं के बीच में जाता है और फिर उसको बहुत से लोग मिलने शुरू कर देते हैं कि साहब आपके ताल्लुकात हैं फलां से, तो वो फिर ब्रोकर भी बन जाता है। अगर वो पत्रकारिता ढीला, अगर वो पत्रकार है तो वो उस तरह के काम करने लगता है। खैर, ये जी, दो बातें इसमें मैं कहना चाह रहा था कि अब जब भी आपने पत्रकारिता का कहा है, और मैं दिल्ली में भी मतलब मैंने कुछ इधर उधर किया है, तो ऐसे लोगों को जो है, जो पत्रकार इस तरह से होते हैं, एक मखसूस पंजाबी जबान में एक वर्ड है जिसका नाम है ढल्ला। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है, वो जो प्रेस क्लब में यही बोलते हैं, अच्छा फलाना वो ये है। मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता हूं। दो बातें और कहना चाहता हूं। नहीं, ये देखिए, ये चीजें कभी कभी मैं बीच में इसलिए बोल देता हूं कि जो हमारी ऑडियंस है वो इस गहराई को भी समझे कि आखिर हम लोग किन किन तजर्बों से गुजरते हैं। मेरा मतलब कुछ और नहीं था। अब आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। नहीं, मैं दो बात कह रहा हूं। वहां पे नेपाल में जो है इतना आक्रोश है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और उनकी मिसमैनेजमेंट है, ये क्या है। अभी यह खबर आई थी कि एक नेपाली जो है वो पार्लियामेंट के सामने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था उसने।
उसने जो है आग लगा करके अपने आप पर उसने खुदकशी कर ली थी वहां पे, और वो मर भी गया उसको जब तक वो हॉस्पिटल वगैरह में ले आए। तो आपको ये समझना होगा कि नेपाल के अंदर कितनी ज्यादा जो है मतलब बेसब्री है, या मतलब पब्लिक के अंदर गुस्सा है। अच्छा सैयद अली मुश्तबा साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, लेकिन हमें वो चाइना वाले इशू को नहीं भूलना, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हम अब उस तरफ चलें कि चाइना में मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों के जो उलमा वहां पर गए, उनकी रिपोर्ट क्या आई है वीगर मुसलमानों के बारे में। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया आमतौर पर हर 2-3 महीने में कभी बीबीसी, कभी CNN, कभी अल जजीरा और इस तरह के, मैं चूंकि मुसलसल इंटरनेशनल खबरों को फॉलो करता हूं, तो वो हर 2-3 महीने में एक रिपोर्ट ऐसी आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जुल्म नहीं हो रहा, ना मैं ये कह रहा जुल्म हो रहा है, लेकिन इन उलमा की रिपोर्ट क्या आई है? जी, ये उलमा के रिपोर्ट को समझने के लिए पहले आपको जिनजियांग प्रोविंस को समझना पड़ेगा, जो कि प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम प्रोविंस है। और ये प्रोविंस जो है वो ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है। जैसे तिब्बत की जो मतलब पोजीशन है चाइना के अंदर ऑटोनोमस रीजन है, वैसे जिनजियांग प्रोविंस भी ऑटोनोमस रीजन है, जो कि पहले मतलब ऑटोनोमस रीजन होने से पहले चाइना के वो इंडिपेंडेंट खानेट था। जैसे मतलब तिब्बत जो था वो भी एक इंडिपेंडेंट अपनी हुकूमत चला रहा था, जिसको चाइना ने ले लिया। उसी तरह से खानेट थी वहां पे, जो कि चाइना ने उसको कब्जा कर लिया और वहां पे अपना उसको इंडिपेंडेंट। तो ये एक वाहिद प्रोविंस है जिसमें प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स हैं, और लगातार जो वेस्टर्न मीडिया का प्रेशर है कि यहाँ पे मुस्लिम्स का प्रोसिक्यूशन हो रहा है। और वेस्टर्न मीडिया ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन कैंप है, लोगों की जो है दाढ़ियां काट ली जाती हैं, लोगों को, औरतों की बुर्के उतार दिए जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ युगुर मुस्लिम्स रहते हैं। मैं भी अभी तक मालूम कर रहा था वो युगुर मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वहां पे। और बहुत सारे हरासमेंट हो रहे हैं, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जा रहे हैं, प्रिजन में ले जा रहे हैं, उनको असॉल्ट किया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा। ये सारी तरह की खबरें जो है वहां पे चल रही थी। अब जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि चाइना का जो है वो उल वॉरियर डिप्लोमेसी जो चल रहा है उनका, उसी का एक कड़ी है कि उनका ये कहना है चाइनीज का कि वी ऑल्सो हैव अ स्टोरी टू टेल। ये तो वेस्टर्न मीडिया की स्टोरी है, अब हमारी क्या कहानी है ये बताइए। अब इन्होंने 14 ममालिक से 30 स्कॉलर्स को, मुस्लिम स्कॉलर्स को और उलमा को बुलाया है, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, तुनिसिया, मतलब इजिप्ट, बोस्निया हर्जेगोविना, गोवा और इस तरह के मुल्क जो है, इसमें सीरिया, बहरीन, ये सब के लोग जो हैं, ये 30 की जो डेलीगेशन है वो वहां पे आई। और इनका जो कैपिटल है उसका नाम है उर्मुकी। जो जिनजियांग प्रोविंस की जो कैपिटल है वो नया कैपिटल बना है। पहले उनका जो कैपिटल था काशगर, जो कि वहां से करीब करीब 1000 किलोमीटर है। अब ये डेलीगेशन काशगर भी जाएगा। अब काशगर की अपनी कहानी है, वो सिल्क रूट के टाइम में जो है एक मतलब बहुत ही मतलब आइडियल सिटी होती थी, जहां पे पूरे मुसलमानों का कल्चर था और ये था वो था। तो काशगर की कहानी जो है वो एक अलग ही स्टोरी है। अभी जो नया उनका कैपिटल है जिनजियांग का, वो है उर्मुकी, जहां पे ये लोग आए। आने के बाद इन्होंने इनके 2-3 काम किए। इन्होंने ये जो डेलीगेशन है इनको लेके गए, तो सबसे पहला जो काम इन्होंने किया वो ये था कि इनको एक टेररिज्म का जो है वो एक इन्होंने एग्जीबिशन लगाया था, जिसमें 1990 से लेके 2016 तक की पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फोटोग्राफ्स और तरह तरह की चीजें जो है कि चाइना, ये युगुर जो प्रोविंस है या जो जिनजियांग प्रोविंस है, ये किस तरह से टेररिज्म से अफेक्टेड था। अब ये कहां से टेररिज्म आया, उसका कहना है कि पहले सेपरेटिज्म होता है, उसके बाद एक्सट्रीमिज्म होता है, उसके बाद टेररिज्म होता है। ये मतलब डेलीगेशन का कहना है। तो ये सेपरेटिज्म की जो बीज है वो कैसे बोई गई, किसने बोया, इसके तरफ से उन्होंने कोई अमेरिका का या किसी इसका जो है वो नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा वेस्टर्न की तरफ है कि सेपरेटिज्म का बीज। और उसके बाद एक्सट्रीमिज्म का जो उन्होंने हिसाब किया, और उसके बाद टेररिज्म क्या किया। तो वो पूरी कहानी देखने के बाद जो वहां पे जो उनके लीडर हैं, उनका नाम है अली रशीद अब्दुल्ला अल अनामी ओमानी। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, और अभी जो वर्ल्ड मुस्लिम काउंसिल के चेयरमैन हैं, जिनके क़यादत में ये डेलीगेशन आई है।
तो इनका जो है 2-3 बयान इन्होंने दिया है उस एग्जीबिशन के बाद। वो पहला बयान ये है कि चाइना कभी भी हिस्ट्री में एंटी इस्लाम नहीं रहा। आप तवारीख उसकी उठा के देख लीजिए, वो जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है वो हमेशा से एंटी इस्लाम रही है, लेकिन चाइना जो है वो भी एक सिविलाइजेशन है, वो कभी भी जो है एंटी इस्लाम नहीं रहा है। तो हम चाइना को उस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। और अभी भी जो चाइना का मौकिफ है अभी सारी दुनिया में, वो कोई भी मतलब जो एंटी इस्लामिक फोर्सेस हैं उनके साथ वो नहीं खड़ा हुआ, उनको जो है मदद नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये जो यहाँ जिनजियांग में जो वायलेंस हुआ था 1990 से लेकर 2016 तक, ये अलगाववादी सेपरेटिस्ट टेररिस्ट मूवमेंट था जिनको काउंटर टेररिज्म किया चाइना ने। और ये काउंटर टेररिज्म जो है वेस्टर्न मीडिया ने मतलब ये कहा कि ये नस्लकुशी हो रही है मुसलमानों की, इसको समझना पड़ेगा। और उनका एक और बयान था कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द वर्ल्ड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, जो कि चाइनीज। इसमें बहुत ही जब चीजें इंटरकनेक्ट करके आदमी गौर करता है, हमारे पास तकरीबन वक्त खत्म हो गया है। वो बिल्कुल जैसे बदले हुए हालात में अब सऊदी अरब और यूएई ये सारे मुल्क चीन से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, तो उसके बीच में ये उलमा का डेलीगेशन जाना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे ये इशारा भी मिल रहा है कि अमेरिका बहादुर के मिडिल ईस्ट से दिन जो है वो लद चुके, अब वो उन्हें जाना ही पड़ेगा। और ये मुल्क अब ऑल्टरनेट अपने दोस्तों की तलाश कर रहे हैं। वक्त खत्म होने की वजह से मैं आपसे और लंबी बात अभी और नहीं कर सकता। आखिर में अगर आप कुछ कंक्लूड करने के लिए कहना चाहते हैं। नहीं, दो चीज कह रहे हैं। एक तो टेररिज्म का एग्जीबिशन उन्होंने देखा, एक जो है वहां पे एक बहुत बड़ा कंपाउंड बनाया है, मतलब वो चाइनीज और जिनजियांग वालों ने, जो कि जिसमें एक मॉस्क है और एक बहुत बड़ा स्कूल है जो मदरसा है, जहां इन लोगों को डेलीगेशन को लेके गए। और वो लोग जो है मतलब क्या कहते हैं कि बहुत इंप्रेस हुए। और उस मदरसे के अंदर, उसके अंदर प्रेयर हॉल है, उसके अंदर जिम है, उसके अंदर स्विमिंग पूल है, उसमें पढ़ाने की जगह है, कैंटीन है, और वहां पे जो है एक मस्जिद है जिसमें उन्होंने बच्चों के साथ जो है नमाज पढ़ा। और जो एक टूनिसिया का जो डेलीगेट है, तो उसने कहा कि इतना पीस तो हमें किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने से नहीं मिला जितना यहाँ हमें मतलब वो पीस आता है। तो ये सब जो बातें हैं वो ये लोग कह रहे हैं। और जो आखिरी बात इसमें मैं कहना चाह रहा था कि इसको अपोज करने के लिए अमेरिका के जो युगुर लोग हैं, उन लोगों ने एक स्टेटमेंट जाहिर किया है कि ये चाइना का जो है स्टेज मैनेज शो है, जो इन्होंने अपने बंदों को बुला करके वहां से पैसे दे करके या जिस तरह से आ करके इस तरह का काम किया है। वो एक कोई अमेरिका का ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, उसने भी इसकी वही की है कि इससे जो है चाइना मतलब सुबुकदोष नहीं हो सकता है, अपने सिन को जो है वो धो नहीं सकता है कि वो जो कर रहा है। तो वो अमेरिका जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मतलब इन लोगों ने जो कहा है या इन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही दिया है। एक आखिरी चीज मैं बता रहा हूं, वो ये है कि सारी दुनिया जानती है कि जिनजियांग में सिर्फ युगुर लोग रहते हैं, लेकिन इन डेलीगेट्स ने कहा कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे 10 नेशनलिटी के लोग हैं। युगुर जो है वो एक है, उसके बाद दूसरे ह्यू है, तीसरे मंगोलाइट्स हैं, तीसरे तातार हैं, और उसके बाद टर्क है। तो इस तरह के 10 अलग अलग नेशनलिटी के लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और युगुर जो है वो एक है। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक इंकशाफ आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम इस बारे में, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने पूरे इस इलाके की, खासतौर पर अडानी साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, उनके बारे में आपने बताया। और मुझे यकीन है कि वो भी सांसें रोके इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर हमारा क्या होगा। और यहाँ तो बहरहाल आपने जैसा कि बताया कि दोस्त बचाओ मुहिम चल रही है, वो कब तक दोस्त बच पाएगा, क्या होगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन क्या ये हकीकत खुलेगी नहीं कि एसबीआई में आम लोगों का पैसा, एलआईसी में आम लोगों का पैसा जहां फंसा हुआ है, जहां से बहुत बड़ी रकम अडानी के जेब में गई हुई है, वो
पूरे देश को क्या परेशान नहीं करेगी। ये सारी चीजें हैं जिसको आने वाले वक्त में सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा और आम लोग जो अंधभक्त हैं उन्हें भी भुगतना पड़ेगा कि आखिर हम क्या कुछ कर रहे थे, नतीजा क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उसके अलावा नेपाल की पॉलिटिक्स पर भी बताया, मोदी जी पर जो इल्जाम लगाया गया वो भी आपने बताया, और चीन के मुसलमानों के हालात के बारे में एक बड़ा डेलीगेशन गया बहुत से मुल्कों के उलमा का, उन्होंने क्या कहा वो भी आपने बताया, और अमेरिका उसको नहीं मान रहा वहां तक भी आपने बताया। बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस फ्राइडे के प्रोग्राम के लिए आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।